Yeah, so good evening once again. So we were discussing last time about the Aries और जैसा अभी रमेश सर बात कर रहे हैं, हम लोग अभी एक्वारिस के बारे में देख रहे हैं। तो एक्वारिस के केस में एरिस जो आता है वो आता है थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में तो अगर एक्वारिस के केस में थर्ड हाउस में एरिस आएगा तो जो थर्ड हाउस के एट्रीब्यूट हैं दैट इज नेबर, यंगर ब्रदर्स, ठीक है। इसके अलावा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल्स और आपका हॉबीज एंड स्किल्स और बेजेस, ये आपके एट्रीब्यूट्स थर्ड हाउस के हैं। अब अगर इसके अंदर एक अग्रेशन की राशि आ रही है तो कहाँ कहाँ पर अग्रेशन देखने को मिल सकता है कैटेगरी वाइज देखा जाए, या एकदम से स्पॉन्टेनियस चीजें देखने को मिल सकती हैं, अचानक से कोई चीजें हो सकती हैं। तो अगर थर्ड हाउस में आ रहा है तो वो है छोटी यात्राओं के लिए, स्मॉल डिस्टेंस वाली जो ट्रेवल्स है उसके लिए। तो वहां पर स्पॉन्टेनियस चीजें देखने को मिल सकती हैं थर्ड हाउस की कैटेगरी के हिसाब से, क्योंकि वहां पर एरिस आ रहा है। इसके अलावा छोटे भाई बहन जो हैं उनमें अग्रेशन कंपैरेटिवली मिल सकता है थोड़ा सा, कि वहाँ स्ट्रिक्टनेस होगी या गुस्से होंगे, या फिर पड़ोसी जो हैं वो हो सकता है वैसे हों, इस थोड़े से अग्रेशन अग्रेशन वाले नेचर के हो, या फिर ये कि हॉबीज जो हैं वहाँ पर स्पॉन्टेनियस हो, एकदम चीज़ें कुछ नई होती हों, प्लस अचानक से होती हूँ और कुछ नया होता हो। तो एरीज जो देगा उसका एक एट्रीब्यूट है अचानक होना किसी भी चीज का, एकदम से होने का, जो कि प्लान वे में नहीं होता है। तो छोटी यात्रा अचानक हो सकती हैं, ठीक है। और हॉबीज जैसी चीजें, स्किल्स जैसी चीजें, इनमें अचानक कोई चीज का रुचि आना, ये सब चीजों का फर्क पड़ सकता है। और प्लस जैसा मैंने आपको कहा कि एरीज एक अग्रेशन का राशि है, थोड़ा सा अग्रेशन है उसके अंदर, तो वो भी उसके अंदर आ सकता है। अब आप मुझे बताइए, ऐसा आप बोल रहे थे कि मैच नहीं हो रहा है, तो आपने कहाँ कहाँ पर मैच करने की कोशिश करी इसको? अभी जो तीन चीजें बताई है आपने, उनमें से कोई भी मैच नहीं कर ओके, कोई भी मैच नहीं कर रहा है। और थर्ड हाउस में आपके सन है वैसे आपने बताया। रहा। थर्ड हाउस में पांच, 5 planets आर देयर इन थर्ड हाउस। हाँ, सन, तो मून, मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, ऑल 5 आर देयर इन द मार्स, थर्ड मरकरी, जुपिटर एंड हाउस। बस फाइव फाइव हाउसेस है ना सर। मून, हाँ, सन, मून। अच्छा, सन मून मार्स मरकरी जुपिटर, ओके। हाँ। हाँ, तो देखिए अब आपका केस जो है ना, वातावरण मैंने आपको बताया कि वातावरण थर्ड हाउस का कुछ इस तरीके का होगा। एनवायरनमेंट अग्रेशन वाला होगा, एनवायरनमेंट स्पॉन्टेनियस होगा, एनवायरनमेंट एकदम से आप बोल सकते हैं थोड़ा सा बिना सोचे समझे काम करने वाला, वो एक एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है। अब उस एनवायरनमेंट में एक तो आपके केस में जो प्लेनेट्स आके बैठेंगे उस जगह के, उसका रोल बहुत बड़ा होगा। और आपके केस में तो ये थर्ड हाउस जो पांचवे हाउस है, जो कि पराक्रम का हाउस है, वहां पर एक तरीके से आप बोल सकते हैं पूरी खिचड़ी बनी हुई है। खिचड़ी इसलिए क्योंकि पांच पांच ग्रह एक साथ हैं। जब ग्रह दो से ज्यादा हो जाते हैं, दो ग्रह तक में तो बोलते हैं युति हो रही है, बट जो जब दो से ज्यादा हो जाते हैं तो वहां पे होता है प्लेनेटरी वॉर, ग्रह युद्ध। और फिर समझा जाता है ग्रह युद्ध को समझने के बाद में कि कौन सा पर्टिकुलर प्लेनेट उसमें विक्ट्री वाली पोजीशन में और कौन सा लूजिंग वाली कंडीशन में है। तो जो विक्ट्री वाली पोजीशन में होता है उसके फिर एस्पेक्ट्स और इफेक्ट ज्यादा होने लग जाते हैं। तो आपके केस में क्योंकि स्टडी हमको और डेप्थ में करनी पड़ेगी विद द प्लेनेटरी कंडीशंस अलोंग विद द प्लेनेटरी वॉर एज वेल, कि कौन सा विक्ट्री वाली पोजीशन में, और फिर जाके शायद हम थर्ड हाउस से रिलेटेड आपके केस में ये प्रेडिक्शन भी कर पाएंगे। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, जब भी ग्रहों के बारे में बात होती है तो ग्रह जनरली क्या है, हमारे जीवन भर एक्टिव तो हैं, बट कब सबसे ज्यादा एक्टिव होंगे, जब उनकी दशाएं आएंगी। तो दशा। अब आपके केस में तो क्या है, पांच ग्रह हैं, तो पांच ग्रहों की दशाएं हो सकता है बहुत फ्रिक्वेंटली आ रही होंगी, और प्लस एरीज की अपने आप में एक दशा, और प्लस थर्ड हाउस की अपने आप में एक दशा। थर्ड हाउस की भी दशा आती है, मतलब हमारे जीवन में हमारे एक काल, एक टाइमिंग का एक तरीका है, परिभ्रमण पद्धति बोलते हैं या भृगु पद्धति बोलते हैं। तो उसमें भी थर्ड हाउस कब एक्टिव होगा, प्लस आपके केस में पांच ग्रहों का एक्टिवेशन, कभी दशा में कभी अंतरदशा में। तो आपका थर्ड हाउस देखा है जनरली हमेशा एक्टिव है पांच ग्रहों की वजह से। बट जस्ट वो जो एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा होगा, और कहीं ना कहीं वो एनवायरनमेंट उसको मिल ही नहीं पा रहा होगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रीजन की वजह से। क्योंकि देखिए, ये एनवायरनमेंट से रेमिडीज होती हैं ग्रहों की, एनवायरनमेंट की जनरली रेमिडीज नहीं होती है, क्योंकि एनवायरनमेंट तो बाय डिफॉल्ट है, गिवन है। बट एनवायरनमेंट की रेमिडी करने का तरीका ये हो सकता है कि अगर कोई पर्टिकुलर एनवायरनमेंट है और हमको समझ में आ रहा है कि ये यहाँ पर मेरे लिए फ्रूटफुल नहीं है, तो हम अपने नेचर में ही चेंज कर करके
अपने आप को समझ समझ के थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि फुली तो हम उसको भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट है, बट थोड़ा थोड़ा करके हम लोग उसको चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये अभी हम लोग राशि वाला पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल जब जेमिनाई पढ़ेंगे, तो मैं आपको जेमिनाई के केस में एक एग्जाम्पल देके बताऊंगा कि एक जनरल माइंड थिंकिंग क्या होती है, बट अगर चेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं। या अगर अभी आज हम टोरस पढ़ते हैं तो हम उसके बारे में बात कर सकते हैं, तो वो हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल के साथ में कि एनवायरनमेंट कैसे चेंज हो सकता है। बट जनरली जैसा आपने कहा, क्योंकि आपके केस में पांच पांच ग्रह वहां पर हैं, तो वहां पे इतना इजी अंडरस्टैंडिंग नहीं ले पाएंगे हम थर्ड हाउस के बारे में एकदम से। इट मे टेक टाइम। वंस विल गो डीप इन द स्टडीज, देन ओनली वी विल गेट टू नो। सर another thing, somewhere I heard that 60 साल के बाद आप ये जोडियक से मतलब नहीं देखना है और मून के हिसाब से देखना है। हाउ फॉर इट इज ट्रू सर? सर मून के हिसाब से तो जनरली देखा ही जाएगा। देखिए आपने बहुत अच्छी बात एक बात निकाली है कि जनरली जोडिएक देखने के तीन तरीके होते हैं। एक होता है लग्न, एक होता है सन, और थर्ड होता है मून। तो जी। मून तो हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि मून माइंड का भी कारक है। मून डे टू डे जो तिथि चेंज होती है उसका भी कारक मून ही है। तो मून तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, स्पेशली कलयुग में तो और भी ज्यादा रखता है। क्यों? क्योंकि हम हमारे काम जो करते हैं वो मन के अनुसार करते हैं, हम आत्मा की नहीं सुनते हैं। हमारे मन में कोई चीज अच्छी लग जाती है तो हम वो फॉलो करते हैं। भले ही डायबिटीज होती है लेकिन मन करता है कि स्वीट खाना है तो स्वीट खाते हैं। तो मून का तो बहुत बड़ा रोल है आज की तारीख में। तो मून के हिसाब से देखना तो बहुत ज्यादा जरूरी है ही है। बट लग्न, क्योंकि आपकी फिजिकल चीजों के ऊपर है, और फिजिक भी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए। और कहीं ना कहीं हमारा एक एटीट्यूड और अप्रोच भी लग्न दिखाता है, इसलिए उसकी भी अपनी एक वैल्यू है। और आज के टाइम पे हालांकि देखा जाए तो सन सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आत्मा हमारी कारण वही है, बट आज के टाइम पे सन थर्ड हो जाता है। तो लोग अब सन से कैलकुलेशन करते हैं तो वो थर्ड हो जाती है। ये है। अब जैसे ये पर्टिकुलर चार्ट है, इस पर्टिकुलर चार्ट में अगर मैं मानूंगा, तो यहाँ पर अगर मैं मून के हिसाब से चलूंगा तो मून के हिसाब से लग्न जो है जेमिनाई हो जाएगी। मतलब मून मून चार्ट अगर मैं करूंगा तो फिर यहाँ से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, फिर ये फर्स्ट हाउस हो जाएगा, फिर सब कुछ एक अप्रोच जो है वो पूरी चेंज हो जाएगी, फिर वो मून बेस हो जाएगी। सिमिलरली सन के केस में मुझे यहाँ से काउंटिंग करनी पड़ेगी। बट अभी सन और मून को साइड में करके अगर हम बेसिक को समझेंगे तो लग्न से करना पड़ेगा। बट जैसा आपने बोला, कहीं ना कहीं हमको मून से तो समझना बहुत ही जरूरी है। और उस मून की वजह से ही राशियों का भी रीजन है, क्योंकि राशियों में चेंजेस आते हैं। उस मून की वजह से ही नक्षत्रों का फर्क है, क्योंकि नक्षत्र मून के लिए बोलते हैं कि चंद्रमा भोग करता है नक्षत्रों का। तो वो एक नक्षत्र में है फिर दूसरे नक्षत्र में जाएगा। 27 नक्षत्र आज हैं, उसकी वाइफ है। तो अल्टीमेटली मून का तो बहुत बड़ा रोल है ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट 60 साल वाला लॉजिक जो है वो इतना इतना नहीं है। वो जनरल लाइफ में भी है कि मून तो देखा ही जाएगा। कभी प्रश्न आता है, प्रश्न कुंडली आती है, तो प्रश्न कुंडली में भी मून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मून से देखा जाता है कि मून कहाँ पर है। तो डे टू डे क्वेश्चन में और चीजों में जो है मून का बहुत अच्छा खासा रोल है, और मून को देखा भी जाता है, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है। ठीक है। तो दिस वॉज द थिंग विच वी डिस्कस लास्ट टाइम, जब हम लोगों ने बात करी एरिस के बारे में। अब हमने एरिस के बारे में बात करी तो हमारे पास एक तो ऑप्शन है हम एरिस से आगे बढ़ते हुए टोरस के बारे में बात करें, या फिर हम लोग जो है एरिस की ही बात को आगे कंटिन्यू करते हुए एरिस के जो लॉर्ड हैं यानी कि मार्स, हम लोग उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बट मार्स के बारे में भी बात करने से पहले इंपॉर्टेंट ये है कि ग्रहों का क्या सिस्टम है। क्योंकि ग्रह, एक मार्स के बारे में मैं अभी जो बात कर पाऊंगा वो मैं एक जनरल बात कर पाऊंगा, जनरल इन द सेंस मार्स क्या है, मार्स की क्वालिटीज क्या है, इन सब चीजों के बारे में। बट अगर मार्स को डेप्थ में समझना होगा, तो मार्स को डेप्थ में समझने के लिए तो हमको अच्छा खासा डेप्थ में आना पड़ेगा, उसकी दृष्टियों के बारे में समझना पड़ेगा, उसके रोल्स के बारे में समझना पड़ेगा, उस मार्स के ऊपर किसकी दृष्टि पड़ रही है वो हमको समझना पड़ेगा। फिर वही जैसे अभी हम लोगों ने फंक्शनल बेनिफिक मेलिफिक वो समझा, कहाँ एक्सोल्टेड है, कितने डिग्री पर है, और भी बहुत सारी चीजें जो है उससे प्रेडिक्शन आ पाएगा। बट मार्स से अगर हमको एक जनरल प्रेडिक्शन करना है तो हम लोग मार्स को लेके आगे करते हैं थोड़ी सी बातें, कि अगर एरीज है तो एरीज का लॉर्ड मार्स है, और मार्स है तो किस तरीके से मार्स के बारे में हम लोग बातें कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी देखिए, हम जब भी किसी ग्रह के बारे में बात करेंगे तो बुक्स में कहा गया है कि जो 9 के 9 ग्रह हैं, इन 9 का 9 ग्रहों का रिलेशन जो है भगवान विष्णु के दशावतार से है। भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हुए हैं
उनसे उसका रिलेशन है। तो वो जो 10 अवतार हैं, अगर उसके हिसाब से देखा जाएगा तो सन जो एक प्लेनेट है या ग्रह है, इसको भगवान राम के अवतार से बताया गया है। सिमिलरली मून जो है, उसको भगवान कृष्ण के अवतार से बताया गया है। मैं एक काम करता हूँ, इस स्क्रीन को तो शो करने का कोई सेंस ही नहीं है। तो सिमिलरली अगर बात हम करेंगे मून की, तो मून को भगवान कृष्ण के अवतार से बताया गया है। आज हम जो बात करने वाले हैं मार्स, उसको भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार से बताया गया है। फिर अगर हम आगे बात करेंगे मरकरी की, तो मरकरी को बुद्ध, भगवान बुद्ध जो हैं उनके अवतार से कनेक्ट करा गया है। वीनस को परशुराम जी के अवतार से भगवान परशुराम, सैटर्न को कुर्मावतार जो हम लोगों ने वास्तु में कई बार बात करी, राहु को भगवान विष्णु का वराह अवतार, और केतु को भगवान या विष्णु का मत्स्य अवतार, जो मछली के रूप में पहला अवतार था, वहां से कनेक्ट किया गया है। तो ये प्लेनेट्स जो हैं, इनको कहीं ना कहीं भगवान विष्णु के अवतारों से कनेक्ट करा है। और भगवान विष्णु के अवतारों से कनेक्ट अगर हम करके इस अवतार को भी अगर हम समझेंगे, तो भी हमको प्लेनेट्स के बारे में एक अच्छा खासा आइडिया आ जाएगा, एट्रीब्यूट्स को समझने के फॉर्म में। अगर हम भगवान राम को समझेंगे तो हम शायद कहीं ना कहीं सन को समझ पाएंगे, कृष्ण को समझेंगे तो सिमिलरली मून को समझ पाएंगे, और अगर नरसिंह अवतार के बारे में समझेंगे तो कहीं ना कहीं मार्स को समझ पाएंगे। तो ये एक दशावतार से कनेक्ट किया गया है। इसके अलावा हम लोगों ने बात करी थी क्रूर ग्रह और पाप ग्रहों के बारे में। तो एक कैटेगरी है जिसमें कि कुछ ग्रहों को क्रूर ग्रह कहा गया है। उसमें से सन है, मार्स है, सैटर्न है, राहु है और केतु। ये जो ग्रह हैं, ये बेसिकली क्रूर की कैटेगरी में काउंट होते हैं या पाप ग्रहों की कैटेगरी में काउंट होते हैं, क्योंकि इनको रिजल्ट देने का तरीका थोड़ा सा टफ है, डिफिकल्ट तरीका है। और सौम्य ग्रह, या आप बोल सकते हैं लाभकारी ग्रह या बेनिफिक ग्रह, जो नेचुरल बेनिफिक भी हैं, वो है जुपिटर और वीनस। इसके अलावा जो मून है, वो हम लोगों ने बात करी थी, वो वेनिंग कंडीशन में है तो मेलिफिक है, यानी पाप ग्रह वाली कैटेगरी में आएगा। वैक्सिंग कंडीशन में है तो बेनिफिक है, यानी कि सौम्य वाली कैटेगरी में आएगा, बेनिफिक में। और मरकरी के लिए कहानी ये है कि मरकरी जिसके साथ बैठेगा वो वैसा ही दिखाएगा। इसके अलावा ग्रहों को अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी दिए गए हैं। डिपार्टमेंट्स देने का मतलब ये है कि हमारे, अगर मैं जनरल लाइफ के बारे में बात करूंगा, तो अलग अलग प्लैनेट्स के पास अलग अलग डिपार्टमेंट भी हैं। सन के पास सोल का यानी आत्मा का डिपार्टमेंट है, मून के पास माइंड का यानी मन का, मार्स के पास करेज का डिपार्टमेंट है, साहस का, मरकरी के पास कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट है, जुपिटर के पास विजडम का है और जनरल हैप्पीनेस का डिपार्टमेंट है। और वीनस की अगर हम बात करेंगे तो वीनस के पास लग्जरी का और रोमांस का डिपार्टमेंट है। और सैटर्न को दास यानी सर्वेंट की कैटेगरी से कनेक्ट किया गया है, कि सर्वेंट सेवा वाला जो डिपार्टमेंट है वो कनेक्ट किया गया है। सिमिलरली बॉडी पार्ट्स की भी अगर हम बात करेंगे, तो अलग अलग बॉडी पार्ट्स भी अलग अलग प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अलग अलग डेज अलग अलग प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अलग अलग जेम स्टोन्स अलग अलग प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम आज मार्स की बात करने वाले हैं, तो मार्स के केस में रेड कोराल या फिर मूंगा जो है, वो मार्स को रिप्रेजेंट करता है। या अगर हमको कभी भी मार्स से रिलेटेड रेमेडी करनी है जेमस्टोन से कनेक्ट करके, तो हम लोग रेड कोरल की रेमेडी करेंगे। इसके अलावा अलग अलग प्लैनेट्स के अलग अलग कलर बताए गए हैं, देवता बताए गए हैं, उनका जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, या यूनिक्स कैटेगरी का है, नपुंसक कैटेगरी का। 5 एलिमेंट्स में से कौन किस तत्व का प्लेनेट है। वर्ण के बारे में बात करी गई है बुक्स के अंदर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कौन सी कैटेगरी में आता है। उसका स्वरूप के बारे में बात करी गई है कि फिजिकल स्वरूप क्या होगा, उसकी अपेयरेंस क्या होगी। फिर उसके अलावा प्लैनेट्स के त्रिगुण के बारे में बात करी गई है कि वात कैटेगरी है, पित्त कैटेगरी है, कफ कैटेगरी का है। इसके अलावा प्लैनेट्स की लोकेशंस क्या क्या हैं, प्लेसेस क्या क्या हैं, जहाँ पर एक प्लैनेट को हम कनेक्ट कर सकते हैं कि ऐसा प्लेस है, तो वो कौन सा प्लैनेट को कनेक्ट कर पाएगा। ग्रहों के सीजन्स हैं, प्लैनेट्स के सीजन्स हैं। डेज तो हमको पता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे डेज हैं अपने अपने प्लैनेट्स के। टेस्ट भी है कि टेस्ट क्या होगा। फिर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, कहाँ पर कौन सी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है वो पर्टिकुलर प्लैनेट स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ट्रीज के बारे में बात करी गई कि कौन सा ट्री कहाँ पर है। क्लोथ्स के बारे में कि कौन सा कलर का कपड़ा या कौन सा क्लोथ जो है वो उस पर्टिकुलर प्लेनेट के बारे में बात करेगा। और जेमस्टोन्स, जैसा मैंने कहा था। इसके अलावा कौन सा प्लेनेट कहाँ पर एक्सोल्टेड है, कहाँ पर डेबिलिटेड है, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम पे बात करी थी। फिर एक और नया कंसेप्ट आता है मूल त्रिकोण। मूल त्रिकोण को भी एज इक्वल टू एज एक्सोल्टेड ही माना जाता है,
कि कोई भी ग्रह अगर अपनी मूल त्रिकोण मतलब राशि में है तो वो भी स्ट्रांग माना जाता है। इसके अलावा हम लोगों ने फ्रेंडशिप के ऊपर बात करी थी प्लैनेट्स के, कि कौन नेचुरल कैटेगरी में फ्रेंड्स हैं और कब कब फंक्शनल कैटेगरी में फ्रेंड्स हैं या नहीं है, ये भी हम लोगों ने बात करी थी। तो इस तरीके से अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन है बुक्स के अंदर। अब हम लोग आज मार्स के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग मार्स को समझते हैं कि मार्स की क्या क्या कैटेगरीज दी गई हैं। तो अगर मैं मार्स के स्वरूप की बात करता हूँ, तो मार्स का जो स्वरूप है, आप बोल सकते हैं उसको बताया गया है बुक्स के अंदर कि वो क्रूअल है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, हमेशा डोमिनेटिंग है, और रेड आइज हैं। इसके अलावा नेचर काइंड है बट डोमिनेटिंग है, हमेशा दबाने वाला। और अगर उसकी प्रकृति की बात करी जाएगी तो पित्त प्रकृति है। ऑब्वियसली मार्स है, एंगर है, अग्नि है, तो पित्त प्रकृति है, जैसे हम लोगों ने वास्तु में भी समझा था। और एंगर है हमेशा। फिजिकल बॉडी की अगर बात करी जाए तो लीन बॉडी है, पतला दुबला है, मीडियम शेप का बॉडी की साइज है मार्स की। इसके जो देवता हैं वो हैं कार्तिकेय यानी भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय, वो इसके देवता हैं। रंग की बात करें अगर हम देवताओं में, तो मार्स का जो रंग बताया गया है, तो मार्स का रंग बताया गया लाल रंग का, रेड, रक्त के कलर का। फिर इसके अलावा जेंडर की बात करेंगे तो मेल जेंडर है, मेल कैटेगरी में काउंट किया गया है। और वर्ण क्षत्रिय है, क्षत्रिय आर्मी कमांडर हम लोगों ने एरिस में भी बात करी थी, तो क्षत्रिय वर्ण है। गुण जो है रज सम और तमोगुण, तो इसमें तम गुण की प्रधानता ज्यादा मानी गई है, तमोगुण है। मतलब अग्रेशन है, गुस्सा है, तो ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट समझ में आता है कि तमोगुण है। अगर लोकेशंस की बात करें तो वो सारी जगह जहाँ पर अग्नि जैसी चीजें, फायर प्लेसेस हैं, और ये सारी जगह जो है फायर प्लेसेस, कंपेरेटिवली फायर प्लेसेस कहाँ हो सकते हैं, जहाँ पर हवन हो रहा हो, या एक शमशान घाट, वहाँ भी फायर प्लेस है, या फैक्ट्री जहाँ पर एक भट्टी जल रही है, तो जहाँ पर भी फायर प्लेसेस है वो सारी जगह जो है वो मार्स की जगह है। बॉडी के अंदर वैसे तो बोलते हैं ब्लड का कारक है, बट ब्लड में कहीं ना कहीं मून भी कारक है, और साथ में ब्लड के अंदर जो होती है बोन मेरो या मज्जा, उसका कारण मार्स है। टेस्ट की बात करेंगे तो टेस्ट जो है वो है मसालेदार तीखा टेस्ट, वो मार्स का है। और डायरेक्शन हम लोगों ने वास्तु में भी देखा था, साउथ डायरेक्शन मंगल के बारे में है, दक्षिण दिशा साउथ फायर वो मंगल का है। ट्रीज की अगर हम बात करेंगे तो सारे कड़वे टेस्ट वाले जो ट्री होते हैं, लाइक नीम हो गया, बबूल हो गया, ये सारे जो ट्रीज हैं ये मंगल के को रिप्रेजेंट करते हैं। कपड़ों में सिंपल रेड कलर के क्लोथ, सिंपल, ज्यादा कुछ उसमें मतलब डिजाइनर डेकोरेटिव नहीं, सिंपल जो रेड कलर के क्लोथ्स हैं वो जो है मंगल के कलर्स के हिसाब से मंगल के कपड़े बताए गए हैं। और अगर सीजन्स की बात करेंगे तो सीजन जो है वो समर सीजन है, सन का भी और मार्स का भी, दोनों का जो सीजन है वो समर सीजन है। एक्सोल्टेशन हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था, कैप्रिकॉर्न के अंदर एक्सोल्टेशन है। पर्टिकुलर अगर डिग्री की बात करेंगे तो जो लेटर डिग्रीज हैं 28, 29, 30, उस डिग्री में हाईएस्ट एक्सोल्टेशन की डिग्री है। अदर देन दैट कैप्रिकॉर्न के अंदर तो एक्सोल्टेड है ही है। और अगर मूल त्रिकोण राशि की बात करें तो मूल त्रिकोण राशि मंगल की है एरिस, उसमें 12 डिग्री तक मूल त्रिकोण है, और 12 के बाद का जो एरिया बचता है वो उसको बोलते हैं स्वक्षेत्री, यानी खुद का ही घर है। बट मूल त्रिकोण में पर्टिकुलर कैटेगरी की बात करेंगे तो 12 डिग्री की मूल त्रिकोण की राशि है। और हम लोगों ने जब फ्रेंडशिप की बात करी थी तो हम लोगों ने देखा था कि मंगल की फ्रेंडशिप जो है वो है सन से, मून से और जुपिटर से। मतलब जो देवताओं कैटेगरी का जो ग्रुप था उसमें था सन, मून, मार्स और जुपिटर। तो अगर मंगल की फ्रेंडशिप बात करेंगे तो सन से, मून से और जुपिटर से फ्रेंडशिप है। मरकरी जो है वो एनिमी की कैटेगरी में है मंगल के केस में। तो अगर मंगल की राशि में भी मरकरी है कहीं ना कहीं, तो वो कहीं ना कहीं एनिमिटी वाला फील भी आएगा, क्योंकि मंगल के लिए मरकरी एनिमिटी की कैटेगरी में काउंट हो गया। प्लस अब आती है बात कि मंगल न्यूट्रल किसके साथ है, तो न्यूट्रल जो है वो विनस और सैटर्न के साथ न्यूट्रल है, ठीक है। और राहु और केतु के साथ एनिमिटी की कैटेगरी है देखा जाए तो जनरली, बट राहु और केतु को जनरली इस तरह से जनरल काउंट नहीं करा जाता है, बट राहु और केतु भी जो है वो एनिमिटी की कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरीके से बुक्स में काफी कुछ उसके बारे में, मंगल के बारे में बताया गया है। अब हम इसी चीजों को डिकोड करते हैं, तो डिकोड करके समझते हैं कि यहाँ पर क्या क्या कहा गया है। कहा गया है कि मंगल जो है
इसका जो रंग है वो है ब्लड, लाल रंग का। जहां भी लाल रंग आता है, ब्लड कलर आता है, कहीं ना कहीं इस चीज को मैस्कुलिनिटी के साथ में कनेक्ट किया जाता है, मतलब पुरुष के साथ, पौरुषत्व के साथ में कनेक्ट किया जाता है। तो इसलिए भी एक रीजन है कि ये मेल कैटेगरी का एक प्लेनेट है। तो मैस्कुलिनिटी वाइज ये कनेक्ट हुआ है। प्लस इसको कहा गया है कि ये अग्रेशन रखता है। अब अग्रेशन रखेगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि अगर हम इस सोलार सिस्टम को या सौर मंडल को अगर हमें किंगडम मानेंगे, तो मंगल की जो पोजीशन उस किंगडम के अंदर है वो है कमांडर इन चीफ की। अब अगर कमांडर इन चीफ अग्रेसिव नहीं होगा, ठीक है, और उसके अंदर अगर वॉरियर क्लास की जो ट्रेड्स हैं वो नहीं होंगी, तो कैसे वो अपनी चीज़ों को एग्जीक्यूट कर पाएगा। तो उस पॉइंट से देखा जाए तो यहाँ पर एक कमांड, अगर हम लोग इसको कीवर्ड को समझ ले अगर मंगल के, तो अगर मैं एक कीवर्ड बोलूंगा तो वो है कमांडर इन चीफ ऑफ द सोलार किंगडम। सोलार किंगडम का कमांडर इन चीफ है, इसलिए वो मस्कुलिनिटी पोजीशन रखता है, हमेशा उसकी आंखें लाल होती हैं, अग्रेशन में देखने को मिलता है। और कमांडर इन चीफ है, वो जाना जाता है अपनी लीडरशिप के लिए और अपनी कमांडिंग एबिलिटीज के लिए, क्योंकि वो कमांड कर पाता है। तो जहां पर भी मार्स आएगा, जिस भी हाउस में मार्स है, वो हाउस के एट्रीब्यूट्स को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो हम कनेक्ट कर पाएंगे कि उस पर्टिकुलर हाउस में कहीं ना कहीं लीडरशिप वाली क्वालिटी है या कमांडिंग एबिलिटी है, जहां पर भी मार्स आएगा। तो हम लोग इस तरह से कनेक्ट उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज देखने की बात है कि सूर्य में भी अग्नि है और मंगल में भी अग्नि है, बट सूर्य की जो अग्नि है या आप बोल सकते हैं फायर है, ये सतोगुणी मानी रही है, सात्विक गुण है इसके अंदर। और इसका जो पर्पज है सूर्य की फायर का, वो है हमारे जीवन का अंधकार मिटाना, डार्कनेस को रिमूव करना। गायत्री मंत्र भी वहीं से आया है कि हमारे जीवन का अंधकार मिटाएं और फिर हमको आगे का रास्ता बताएं। तो सन की जो फायर है वो सद्गुणी है, अल्टीमेटली वो हमारे जीवन का अंधकार मिटाती है। बट मार्स की जो फायर है वो तमोगुणी है, तो उसके अंदर तम का भाव है। तो ये जो फायर है, ये उजाला करना ना करना इसका पर्पज नहीं है, इसका पर्पज है एक तरीके से भीषण अग्निकांड करना, यानी अग्रेशन, फायर, और क्या कहते हैं आप जहां बोलते हैं ना अग्नि तांडव होना, वो वाली फायर है। तो ये फायर अगर ये बिगड़ जाती है तो ये अग्नि तांडव, भीषण अग्निकांड और बर्निंग सिचुएशन, बर्निंग एक्सीडेंट्स, ये सब चीजें ये वाली फायर देती है। तो अगर इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं मार्स रेस्पॉन्सिबल है। तो ये तमोगुणी है, इसको कंट्रोल करना भी बहुत आसान नहीं है, मतलब इसको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आसान तो है ही नहीं, प्लस इसको कंट्रोल करना भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ये वो वाली फायर है, अगर ये डिस्टर्ब हो गई तो ये कंडीशन कैसी जनरेट कर देगी, बैटल प्लेस टाइप, जहां पर वॉर लाइक सिचुएशन होंगी, बैटल होगा हमेशा, युद्ध, विश्व युद्ध, जनरल युद्ध, कंट्री टू कंट्री युद्ध जो हो रहे हैं उनके बारे में बातें होती हैं। वायलेंस कहीं ना कहीं इस राशि को कनेक्ट करता है। फिर अगर देखा जाए तो कॉन्फ्लिक्ट जब भी होते हैं, अभी जैसे कम्युनिटी में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तब भी कहीं ना कहीं मार्स का रोल है। और अगर ये राशि बिगड़ जाती है तो, क्योंकि राशि इन द सेंस मार्स बिगड़ जाता है, मार्स की एनर्जी, तो ये जो सेकंड राशि है मार्स की, स्कॉर्पियो, मार्स की दो राशियां हैं, एक एरिस और एक स्कॉर्पियो। तो एरिस में तो अग्रेशन है, बैटल प्लेस है, कमांडर इन चीफ है, ये सारी कैटेगरी आती है। बट अगर स्कॉर्पियो में जाएंगी तो यही एनर्जी जो है ये क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी, क्रांति लेकर आएगी, और आप बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगी। ये स्कॉर्पियो में इस तरीके की एनर्जी उत्पन्न करेगी। रेबेलियंस जो बोलते हैं, जितने भी क्रांतिकारी हुए या आतंकवादी हुए या डाकू हुए, इन सब में भी कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो वाली जो मार्स की एनर्जी है उसका डोमिनेटिंग पावर देखने को मिलता है। तो यही मार्स रेबेलियन भी बनाएगा और यही मार्स कमांडर इन चीफ भी बनाएगा, यही मार्स पुष्पा में पुष्पा भी बनाएगा, और जो जो स्पेक्टर था उसके सामने वो भी यही मार्स बनाएगा। तो दोनों ही फॉर्म है, वायलेंस भी ये देगा तो कंट्रोल भी ये देगा। एक चीज और समझने की बात है कि देखिए किसी भी किंगडम में जो लो बनाता है, लो वो राजा बनाता है, कोई भी लो बनेगा राजा बनाएगा। बट लो को जो एनफोर्स करने का जो काम करता है ना, वो वहाँ की लो एनफोर्समेंट डिविजन्स काम करती हैं, जो कि लो एनफोर्स कराती है। जैसे किसी कंट्री है तो कंट्री में लो एनफोर्समेंट डिवीजन क्या क्या हो सकती है, पहले तो कोर्ट है, कोर्ट के अलावा पुलिस है, आर्मी है,
ये लो इन्फोर्समेंट कराती हैं। तो ये जो लो इन्फोर्समेंट डिवीजन को जो चीज रूल करती है या जो गवर्न करती है वो भी मंगल है। तो अगर कहीं पर भी लो इन्फोर्समेंट को लो को इन्फोर्स कराना है तो वहां पर मंगल, एक स्ट्रॉन्ग मंगल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लो इन्फोर्समेंट कराने का काम मंगल का है। प्लस एक एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करेंगे तो अगर कोई भी कंट्री है, उस कंट्री में अगर लो इन्फोर्समेंट की कंडीशन हमको देखनी है कि वहां पर लो जो है इन्फोर्स हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन सही है या नहीं है, तो अगर उस पर्टिकुलर कंट्री की कुंडली में या चार्ट में अगर हम मंगल की पोजीशन को देखते हैं स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं वहां पर लॉ एंड ऑर्डर जो है इफेक्टिवली काम करता है। तो ये भी एक मंगल की ही क्वालिटी है। मंगल कमांडर इन चीफ है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है, ये जहां पर होगा उस जगह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा किसी भी तरीके से। अगर मैं इसको अलग अलग हाउसेस के एग्जांपल में लूं, तो अगर मंगल लग्न में है, फर्स्ट हाउस में है, तो कहीं ना कहीं फिजिकल या फिजिक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस नेटिव की मंगल लेगा। वो बंदा जिम भी जाएगा, उसकी बॉडी भी लीन होगी, हाई मेटाबॉलिज्म होगा, फिजिकली फिट होगा, लीन बॉडी होगी, भले हाइट शॉर्ट हो या मीडियम हो, बट एक्टिव बॉडी होगी। अगर यही लग्न, यही मंगल अगर सेकंड हाउस में चला जाता है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा मनी की, एक्यूमुलेशन करने की। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा मंगल फैमिली की। मतलब बोलते हैं कि अगर मंगल सेकंड हाउस में आ रहा है तो वो बंदा अपने घर का सबसे बड़ा बंदा हो जाता है। सबसे बड़ा मतलब वो जो जातक है, नेटिव है, वो घर में रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। मतलब वो एक तरीके से बड़े बच्चे वाली कैटेगरी में काउंट होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए। वो अगर किसी लड़की के चार्ट में भी मंगल सेकंड हाउस में है, तो वो लड़की उस फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है, भले ही वो एज वाइज छोटी हो, सेकंड बच्चा हो, थर्ड बच्चा हो, लड़का हो या लड़की हो, बट अगर मंगल सेकंड पोजीशन में है चार्ट में, तो वो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, मतलब एक तरीके से घर का बड़ा बच्चा हो जाता है। ये है। तो मंगल जिस भी हाउस में होगा उस हाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना उसका काम हो जाता है। फिफ्थ हाउस में होगा तो उस हिसाब से उसके एट्रीब्यूट्स आएंगे। 11th में है तो इनकम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस मंगल की आएगी। अच्छा मंगल माना जाता है 11th हाउस में होता है तो, जनरली वैदिक के हिसाब से। तो मंगल जहां पर भी होगा वो उस हाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। मंगल अगर थर्ड हाउस में होता है, तो बोलते हैं कि अगर मंगल थर्ड हाउस में है तो उसका छोटा भाई बहन नहीं होते बच्चे के, क्योंकि वो थर्ड हाउस जो है छोटे भाई बहनों का है, वहीं पर मंगल आ गया। तो मंगल जो है आगे के भाई बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद ही खत्म करता है, मतलब आगे वाले भाई बहनों को होने ही नहीं देता है। ऐसा मैंने कई सारे चार्ट्स में ऑब्जर्वेशन किया है, लड़के के चार्ट में भी लड़की के चार्ट में भी, कि मंगल अगर थर्ड हाउस में है तो कहीं ना कहीं छोटे भाई बहन नहीं होते, लड़का हो या लड़की। मंगल अगर थर्ड हाउस में है तो एक्टिविटी भी जो है देखने को मिलती है, वो मिलती है जहां पर हाथ से या फिजिकल एक्शन वाली कोई एक्टिविटी है, हॉबीज है, जैसे जूडो, कराटे, इस तरीके की हॉबीज देखने को मिलेंगी जनरली, और अच्छा करते हैं उस हॉबीज में वो लोग, तो वो भी एक चीज देखने को मिल जाती है अगर मंगल थर्ड हाउस में है तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग हाउस के हिसाब से कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, बट ये एक जनरल बातें हैं। इसके बाद अगर किसी पर्टिकुलर प्लेनेट की अगर वहां पर दृष्टि पड़ रही होगी, अगर जैसे मैंने कहा कि मंगल जो है कंट्रोल वे में होना बहुत जरूरी है, तो मंगल को कंट्रोल करने के लिए सबसे सही तरीका, अगर मंगल अच्छा नहीं कंडीशन में, अच्छी जगह पर नहीं है, तो उसके लिए अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो अच्छा है। अगर मंगल की कंडीशन खराब है, अच्छा नहीं है, तो चोरी चकारी, क्रिमिनल एक्टिविटीज ये भी बहुत कॉमन देखने को मिलेंगी। बट अगर जुपिटर की दृष्टि पड़ जाती है तो वो वाली चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। फिर बंदा सौम्य आता है, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करता है, नॉर्मल तरीके से काम करता है। और अगर मंगल डिस्टर्ब है तो जैसा मैंने आपको कहा कि वो रिवोल्यूशनरी, रिबेलियन, क्रांतिकारी और आतंकवादी वो भी मंगल ही बना देता है, और कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो की एनर्जी का भी उसमें रोल हो जाता है। तो ये एक तरीके से मंगल के बारे में एक जनरल बात है। इसके अलावा अगर हम लोग नरसिंह अवतार से कंपेयर करेंगे, तो नरसिंह अवतार का बैकग्राउंड अगर हम समझेंगे तो नरसिंह अवतार जो भगवान विष्णु ने जो लिया था, उसका पर्पस था हिरण्यकश्यप को खत्म करना। और हिरण्यकश्यप ने एक वचन लिया था कि मेरा वध जब भी हो गया तो ना तो मुझे कोई इंसान मार पाएगा, ना कोई जानवर मार पाए, ना सुबह हो, ना दोपहर का हो, ना रात को हो, ना दिन में हो, ना रात में हो, ना घर के अंदर हो, ना घर के बाहर हो, ना किसी हथियार से हो, ना किसी अस्त्र से हो, ना किसी शस्त्र से हो, ना जमीन में हो, ना आसमान में हो। इस तरीके से उसने कंडीशंस अप्लाई कर दी थी अपनी डेथ के ऊपर, कि अगर मेरी मृत्यु होगी तो इन सब में से कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, घर के अंदर भी नहीं, बाहर भी नहीं, जमीन में भी नहीं, आसमान में भी नहीं। ये
और अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, आदमी से नहीं, जानवर से नहीं, इस तरीके से मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई कर दी। अब इन मल्टीपल कंडीशंस के अप्लाई करने के बावजूद भी जब नरसिंह का अवतार हुआ, एक रैशनल थिंकिंग के साथ में एज ए सॉल्यूशन प्रोवाइडर देवताओं को कि सॉल्यूशन देना है, इस इतनी सारी कंडीशंस अप्लाइड हैं, इसमें कहाँ से निकाल कर लेकर आएंगे सॉल्यूशन मिल जाए। तो उन्होंने सबका सॉल्यूशन के हिसाब से एक अलग ही अवतार हुआ, नरसिंह अवतार, जो कि किस में से हुआ, खंबे में से हुआ। वो किसी चीज से जन्म भी नहीं लिया उसने। कहाँ मारा? घर के डोर पे, मेन एंट्रेंस पे, दहलीज पे, ना अंदर ना बाहर। किस पर? अपनी जंघा पर रखकर, ना धरती पर ना आसमान पर। किससे मारा? नाखूनों से। तो ना अस्त्र से ना शस्त्र से। किसका अवतार? ना आदमी का ना जानवर का, नरसिंह, जिसमें आदमी और जानवर दोनों मिक्स है। तो एक तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइडर का भी काम करा और एक रैशनल थिंकिंग के साथ में। तो ये भी एक मार्स की एनर्जी है कहीं ना कहीं। तो ये इस तरीके से अगर हम समझेंगे तो हमको मार्स के बारे में काफी कुछ एक आइडिया आ जाता है। फिर नवग्रह स्रोत में भी अगर हम पढ़ेंगे तो नवग्रह स्रोत में बोलते हैं कि धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम। तो जो पृथ्वी का पुत्र है, पृथ्वी के पुत्र, पृथ्वी के गर्भ से जिसने जन्म लिया है, और धरणी के समुद्र विद्युत कांति समप्रभम, जिसकी कांति, जिसका लस्टर जो है वो लाइटनिंग लस्टर है, चमकता हुआ है। तो इस तरीके से भी अगर हम मंगल की किसी स्रोत को पढ़ेंगे या मंगल के किसी मंत्र को पढ़ेंगे या मंगल के अलग अलग नामों को देखेंगे तो भी हमको एक मंगल के बारे में एक आइडिया आता है कि वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लेके चलता है। तो उसकी बेस से भी हम लोग काफी हद तक एक जनरल प्रिडिक्शन से भी बेटर प्रिडिक्शन हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से मंगल जो है अलग अलग हाउसेस में एक अलग अलग इफेक्ट देगा। किसके हाथ में बैठा हुआ है, किसी के साथ हाउस एक्सचेंज कर रहा है, किसके नक्षत्र में है, किसकी दृष्टि पड़ रही है, मूल त्रिकोण में है, फ्रेंड्स के साथ में है, या डेबिलिटेड है, एक्सोल्टेड है, इन सब चीज़ों का रोल भी प्ले होता है। ये मंगल और मंगल के एग्रेशन की वजह से ही कहीं ना कहीं फिर कुंडलियों में बातें आती हैं कि मंगल दोष, जब शादी में मैच मेकिंग होती है तो मंगल दोष के बारे में बात आती है, जहाँ पर देखते हैं कि मंगल 1, 4, 7, 8 या 12 में तो कहीं प्लेस नहीं है नॉर्थ इंडियन के हिसाब से। साउथ इंडियन चार्ट के हिसाब से 1, 2, 4, 7 और 8 में तो कहीं प्लेस नहीं है। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं मंगल इन घरों की एनर्जी में कहीं ना कहीं अग्रेशन तो लेके नहीं आ रहा है, और जब अगर अग्रेशन लेके आ रहा है तो कहीं ना कहीं फिर एक रिलेशनशिप जो है, पार्टनरशिप जो है या मैरिज जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है। तो इन्हीं सब बातों के हिसाब से मंगल की एनर्जी जो है वो कनेक्ट करी गई है। तो अब मंगल कौन से हाउस में आ रहा है, मंगल की राशियां कहाँ पर हो रही हैं, प्लस मंगल कौन कौन से पर्टिकुलर ग्रह घर का लॉर्ड बन के बैठा हुआ है और किसके साथ एक्सचेंज कर रहा है, उसके हिसाब से भी एक मिक्स प्रेडिक्शन निकल कर आएगा। और जैसे मैंने कहा कि मंगल को अगर हम ऐसा लेके चल सकते हैं कि एक तो आर्मी या कमांडर इन चीफ है, और दूसरा क्या कहते हैं, आपकी ये वाली एनर्जी है जो आपको बोलती है कि रैशनल थिंकिंग है, और प्लस सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि अगर मंगल है तो वो वहाँ पे उस पर्टिकुलर हाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। अगर इन 2-3 चीज़ों को भी लेकर भी अगर हम लोग प्रेडिक्शन करने चाहें तो हम लोग कर सकते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट मंगल। अब हम मंगल से आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं टोरस की। तो टोरस जो है, ओके अरुण जी, अब हम बात करते हैं टोरस की। टोरस यानी कि वृषभ, कई जगहों पर ऋषभ भी बोला गया है टोरस को। तो वृषभ राशि या टोरस राशि जो है 2nd नंबर की राशि काल पुरुष के हिसाब से, और इसके अलावा हमारे चार्ट्स में सबके में अलग अलग जगहों पर आएगी, उसके ऊपर हम लोग अभी बात समझते हैं कि टोरस अपने आप में क्या है। अब ये टोरस, एक हमने मंगल को समझा, मंगल को पढ़ा, मंगल के एट्रीब्यूट्स को समझा, मंगल की स्टोरी को देखा, नरसिंह अवतार को भी समझा। सिमिलरली टोरस जो एक साइन है, जो ऋषियों ने एक साइन दिया है, इसको कनेक्ट किया गया है वृषभ से, या आप बोल सकते हैं मेल काउ, या फिर आप उसको बोल सकते हैं बुल या सांड। ये जो वर्ड्स हैं ये टोरस के लिए बोले गए हैं, वृषभ। तो यहाँ पर इस तरीके की राशि को अगर पर्टिकुलरली ऋषियों ने टोरस को कनेक्ट करा गया है, आपके बुल से कनेक्ट किया गया है, तो इसके भी साथ शायद बहुत सारे रीजंस हम लोग निकाल सकते हैं। तो अगर हम लोग एक बुल को भी ऑब्जर्व करेंगे डिस्कवरी पर या जनरल अपनी लाइफ में अगर देखने को मिलते हैं तो भी हमको टोरस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बहुत कुछ एक आइडिया हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, टोरस जो है इसको कहा गया है कि ये जो है एक्टिविटी लेकिंग है,
ये लोग इतने आसानी से एक्टिविटी नहीं करते, मतलब दे डोंट लाइक टू मूव, ऐसा कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर इसको समझेंगे हम, तो एक बुल जो है, अगर हम देखते हैं कहीं पर भी रास्ते पर बैठा हुआ है, तो कितना भी ट्रैफिक हो, कितना भी हॉर्न हो, हॉन्किंग हो, वो हिलता डुलता भी नहीं है। उसके पास से गाड़ियां निकल जाती हैं, बट दे डोंट मूव इजीली। सो कहीं ना कहीं वो फिजिकल मूवमेंट करने में एक्टिविटी लैकिंग है। हालांकि जब उसको हम लोग फार्मिंग करते हैं बुल के थ्रू, तो उसमें तो उसको काम करना ही पड़ता है। बट नेचुरल अगर देखा जाए, तो नेचुरल इंस्टिंक्ट की बात करी जाए, तो बुल कहीं ना कहीं दे डोंट लाइक टू मूव। उनको पसंद नहीं है बिना मतलब के या मतलब के बावजूद भी परेशान होना, मतलब मूव करना। तो एक एक कैटेगरी ये है कि दे डोंट लाइक टू मूव। उसके अलावा बुल को अगर देखा जाए, तो बुल का मैक्सिमम यूज जो होता है वो होता है एक तो फार्मिंग में, कल्टीवेशन में, फार्मिंग में, और दूसरा होता है ब्रीडिंग करने में। यानी अगर काऊ मल्टीपल काउजेज हैं, तो उनके लिए एक अच्छी ब्रीड देने का काम भी बुल का ही होता है। मतलब बुल एक होता है, काउज मल्टीपल होती है, तो वहां पर भी मल्टीपल फर्टिलाइजेशन के केस में भी बुल का यूज होता है। तो अगर इसी कैटेगरी को अगर हम समझें एक राशि के, एक जोडिक साइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका मतलब ये हो गया, मल्टीपल फर्टिलाइजेशन करने का मतलब ये हो गया कि इनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो हाई है, या इनका ईल्ड जो है, उत्पादक क्षमता जो है वो हाई है। तो जहां पर भी टोरस राशि आएगी, जिस भी घर में आएगी, उस पर्टिकुलर हाउस के एट्रीब्यूट के हिसाब से, उस पर्टिकुलर हाउस की चीजों में, वहां पर वो पर्टिकुलर नेटिव जो है हाईली प्रोडक्टिव होगा, या उसकी उत्पादन क्षमता हाई होगी, या फिर उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी हायर होगी उस पर्टिकुलर हाउस में। फॉर एग्जाम्पल जेमिनी असेंडेंट है, तो टोरस जो आ रहा है वो आ रहा है 12th हाउस में। अब 12th हाउस तो खर्चों का है। अब खर्चों के हाउस में अगर बात करें उत्पादन क्षमता की, तो वहां पर हो सकता है उसका जो इन्वेस्टमेंट होगा, वो इस तरीके का इन्वेस्टमेंट, खर्चे और इन्वेस्टमेंट एक कैटेगरी में आ जाते हैं कहीं ना कहीं वैदिक में। तो अगर वो कहीं ना कहीं पर इन्वेस्टमेंट करेगा, तो हो सकता है उसका आउटकम अच्छा आए। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी हायर हो जाती है। इसके अलावा और अगर हम देखते हैं टोरस को समझते हैं, तो टोरस बुल जो है वो हमेशा अपने आसपास के एरिया में ही रहना पसंद करता है। मतलब जैसे किसी गांव है, तो वो ऐसे माइग्रेट नहीं करता, यहाँ से वहाँ जाता नहीं है, एक गांव से दूसरे गांव में, दूसरे से तीसरे गांव में। वो अपने मालिक के पास या अपने फार्म में वहीं रहता है। तो इसका मतलब भी ये हुआ कि जहाँ पर टोरस होगा, वो लोग अपने क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहना पसंद करेंगे। जहाँ पर भी होगा, अगर लग्न में होगा तो अपनी फैमिली के साथ रहना पसंद करेगा, फैमिली में लोगों के साथ रहेगा। लग्न के अलावा जिस पर्टिकुलर हाउस में होगा, तो वहां पर उसको क्लोज प्रॉक्सिमिटी उस हाउस की देखनी चाहिए। सिमिलरली, जैसा मैंने कहा कि दे डोंट लाइक टू मूव और टोरस, तो इसका एक मीनिंग ये भी है कि दे लव कंफर्ट, कंफर्ट लिविंग स्पीशीज है टोरस। बुल बुल जो है उसको आराम पसंद है, उसको आराम से रहना, आराम से अपना खाना, आराम से अपना काम करना, कोई हरी नहीं है। जैसे एरिस था, यानी आपका ये था रैम था, तो रैम में अग्रेशन था, बट टोरस में इसका उल्टा है, टोरस में कंफर्ट है। यहाँ पर कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर हल जोत रहे हैं तो भी वो कंफर्ट के साथ में, अगर कभी कोल्हू का बेल बन रहे हैं, तेल निकालना है कोल्हू का बेल बन के, तो वो भी कंफर्ट में राउंड 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 चक्कर लगा रहे हैं। कोई वो नहीं, कोई हरी नहीं, कंफर्ट लविंग है। बैठ गए तो बैठ गए, हिलना नहीं है। तो एक तरीके से कंफर्ट लविंग ये राशि है। और ऊपर से इसको वीनस रूल कर रहा है, और वीनस जब होता है तो बाय डिफॉल्ट कंफर्ट देता है। कंफर्ट देगा, लव देगा, लस्ट देगा, पैशन देगा, लग्जरी भी देगा। तो कहीं ना कहीं ये जो राशि है, ये कंपेरेटिवली कंफर्ट पसंद करेगी। लव भी है इसके अंदर और लस्ट भी है। और जैसा बुल है, बुल के अंदर भी देखा जाए तो लस्ट वाली कैटेगरी काफ़ी अच्छी खासी है उसके अंदर, तो कामुकता काफ़ी ज़्यादा है, ये है। बाकी लग्जरीनेस भी सेकंड राशि जो है वीनस की है, वीनस की जो राशि है ये लग्जरी को भी कनेक्ट करती है। इसके अलावा और अगर ऑब्जर्वेशन को और देखते हैं, तो बुल जो है कंपेरेटिवली कंटेंटेड है, मतलब सेटिस्फाइड है। जो भी उसके लाइफ में है उसको मतलब उसमें ऐसा कोई अग्रेशन नहीं है एरिस जैसा। जो भी रूटीन लाइफ है, जो भी लाइफ में चल रहा है, उसमें सेटिस्फाइड है वो। उसको चारा मिल गया, वो खा लिया और अपने फार्मिंग के काम पे लग गया, जगह पर बैठा है, सेटिस्फाइड है। मतलब उसको
ये भी नहीं वो भी नहीं, किसी से जाके बिना मतलब के टकराना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत कंफर्टेबली सेटिस्फाइड तरीके की राशि है। तो अगर ये हाउस में आ रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सेटिस्फेक्शन भी है उस पर्टिकुलर हाउस में, ये है। अगर टोरस असेंडेंट है तो कहीं ना कहीं कंफर्टेबल है लाइफ में, उनको मूव करना पसंद नहीं है। फोर्थ हाउस में आ रही है तो लाइफ में लग्जरी कंफर्ट ये भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये राशि फार्मिंग वाली राशि है, मतलब टोरस बुल जो है वो फार्मिंग की है। और फार्मिंग जब भी कनेक्ट करेंगे हम लोग तो हम लोग बोलते हैं कि ये अर्दी है, जमीन से जुड़ा हुआ है, अर्दीनेस है इसके अंदर। तो जहां पर अर्दीनेस की बात आती है वहां पर हम बोलते हैं कि ये रूटेड है, अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है, हम्बल है, और विनम्र है, नोबल है कंपेरेटिवली, और प्रैक्टिकल भी है, जहाँ पे भी अर्धी चीजों के बारे में बात आती है। तो ये जो चीजें हैं ये अल्टीमेटली टोरस जहाँ पर होगा वहां पर ये सब चीजें कनेक्ट हम लोग कर पाएंगे, कि जहाँ पर भी टोरस राशि आएगी, बुल आएगा, वहां पर अल्टीमेटली वो इंसान प्रैक्टिकल होगा अपनी चीजों को लेके। ऐसे ही नहीं कि हाँ अग्रेशन में कोई चीज डिसीजन ले लिया या कोई इमोशन में आके डिसीजन ले लिया, प्रैक्टिकल वे में डिसीजन होगा, जमीन से जुड़ा हुआ होगा, सोच के समझ के सब चीजों को कैलकुलेशन करके फिर डिसीजन होगा। इसके अलावा इसको बोला गया क्रिएटिव भी है। अब क्रिएटिव तो है ही ऑब्वियसली, क्योंकि वीनस रूल कर रहा है इस राशि को, जहाँ वीनस होगा वहाँ पे आर्टिस्टिक चीजें आती ही आती हैं। तो अगर आप देखेंगे बॉलीवुड में जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, बॉलीवुड स्टार्स हैं, इनमें कहीं ना कहीं टॉरस आपको डोमिनेटिंग देखने को मिलेगी। या तो ये टॉरस लग्न में होंगे, या फिर टॉरस में इनके वीनस बैठा होगा, या वीनस कहीं अच्छी जगह पे होगा। तो टॉरस जो है ये आर्टिस्टिक राशि है वीनस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आर्टिस्टिक भी है और कहीं ना कहीं क्रिएशन भी है। अब ऑब्वियसली जब फर्टिलिटी वाला पॉइंट आता है वो भी क्रिएटिविटी को दिखाता है। तो ये राशि भी क्रिएटिविटी को दिखाती है कि जहां पर भी ये राशि आएगी वहां पर क्रिएटिविटी रहेगी। इसके अलावा और अगर हम टोरस को समझते हैं तो ये जो टोरस है, अगर इस पर्टिकुलर जो ग्रुप है काओ और चार पैरों वाले जो है, इसमें ये पर्टिकुलर राशि जो है थोड़ा क्लासी है। देखिए आप क्लासी कैसी बॉडी बिल्ड है, मतलब देखने में अट्रैक्टिव लगते हैं बुल्स एकदम से, क्योंकि उनका हाई बिल्ड, अच्छा स्ट्रॉन्ग बिल्ड, हाइट, हेल्थ एकदम, मतलब बोलते हैं ना गठीला बदन, इस तरीके का है, एकदम सॉलिड बॉडी होती है। तो ये जो है पर्टिकुलर इस चार पैरों वाली जो राशियां है इनमें एक क्लास मेंटेन करती है पर्टिकुलर स्पीशीज बुल। तो टोरस जहां पर आएगा वहां पर भी हमारे नेचर में क्लासी चीजें आती हैं। और अगर जब हमने राशियों के बारे में बात करी थी तो एक राशि थी जो कि थी स्थिर, एक थी चर यानी मूवेबल, और एक थी ड्यूअल। तो ये वाली जो राशि है ये स्थिर राशि है, फिक्स्ड राशि है। तो जहां इस राशि में अगर कोई ग्रह आएंगे या इस राशि से कनेक्टेड हम कुछ काम करेंगे तो चीजें फिक्स हो जाएंगी, वहाँ ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा, फिक्स डिसीजन होगा। इसके अलावा ये पर्टिकुलर जो बात है बुल की अगर हम बात करेंगे तो बुल जो है ये फुल ऑफ डिजायर है। कहीं ना कहीं इंद्रिय सुख जो है इसका एक डोमेन है, जहाँ पर जो हमारे आउटर सेंसेस है उसके सुख के लिए वीनस का भी रोल है और टोरस का भी रोल है। तो इसलिए बोला भी गया है कि कहीं ना कहीं कामुकता या लस्ट इसमें अच्छी खासी इस राशि के अंदर देखने को मिलती है। और प्लस सेकेंड हाउस की राशि है कालपुरुष की कुंडली में, जिसका एट्रीब्यूट है एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। तो वेल्थ को लेकर भी, वेल्थ के एक्यूमुलेशन को लेकर भी, स्पीच को लेकर भी, और लस्ट को लेकर भी ये राशि जो है थोड़ी सी हायर साइड पे है। तो यहाँ पर एक रेमेडी के रूप में भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर अल्टीमेटली क्या कहते हैं, लस्ट को कंट्रोल करेंगे तो भी टोरस जो है इंप्रूव होती है। फिर इसके अलावा प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कल्टीवेशन वगैरह इसमें है ही है हमेशा। बट एक खास बात देखने की है वीनस के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्लस टोरस के पॉइंट ऑफ व्यू से। वीनस शुक्र, शुक्र को बोलते हैं प्योरिटी का ग्रह है। यहाँ पे एकदम नीट एंड क्लीन और पायस ऐसा एक प्योरिटी मानी गई है। शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं वीर्य या फिर सीमन से भी कनेक्टेड है, मतलब सीमन का कारक है, वीर्य का कारक भी शुक्र है। और वैदिक बुक्स के हिसाब से वीर्य जो है वो ब्लड की रिफाइंड फॉर्म है, सीमन। तो ब्लड की प्योर फॉर्म या रिफाइंड फॉर्म वो सीमन जो है उसको रूल कर रहा है वीनस, और उसी की ही राशि है टोरस। तो टोरस के अंदर भी कहीं ना कहीं रिफाइंडनेस, ठीक है, इवोल्यूशन और प्योरिटी है। तो वो शुक्र की भी एक कैटेगरी है जहां पे क्लीनलीनेस, रिफाइंडनेस और प्योरिटी आती है। वही खास बात टोरस में भी आती है।
तो यहाँ पर जब चीजें होंगी तो वो प्योरिटी की तरफ आगे बढ़ेंगी, बिल्कुल। मतलब द बेस्ट फॉर्म, और आप बोल सकते हैं इवोल्यूटेड रिफाइंड फॉर्म जो है वो सीमन हो जाता है। उस तरीके से ही वीनस का एक पोजीशन अपने आप में बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर रिफाइंड फॉर्म है, इसी को बोलते हैं कि आप जनरेशन टू जनरेशन कैरी करते हैं चीजों को, क्योंकि यही रीजन है जिसकी वजह से जनरेशन आगे बढ़ती हैं, जनरेशन में चीजें जाती हैं। बोलते हैं ना कि किसका खून बह रहा है, तो ये जो खून है, ये ब्लड की जो रिफाइंड फॉर्म है जिसकी वजह से जनरेशन आगे बढ़ती हैं और जनरेशन टू जनरेशन ये चीजें जाती हैं। तो वहां पर भी टोरस का बहुत बड़ा रोल है। मतलब कहने का ये हुआ कि जहां पर टोरस होगा वहां पर फैमिली वैल्यूज या फिर वैल्यूज कैरी होंगी, जनरल वैल्यूज कैरी होंगी। वैल्यूज जो भी फैमिली की हैं वो, प्लस वीनस रिलेटेड वैल्यूज जो हैं वो फैमिली टू फैमिली कैरी कौन करेगा? टोरस करेगा। बाकी टोरस ऑब्वियसली कैटल फील्ड है, जानवर है तो वो कैटल फील्ड है, और थोड़ा मटेरियलिस्टिक राशि है ये, मटेरियलिस्टिक है, पूरा सेकंड हाउस है, वेल्थ अक्यूमुलेशन है। और काल पुरुष की कुंडली में नेक यानी गर्दन को ये बताता है, और टोरस यानी कि बुल, वो पैशनेट नेचर है उसका। पैशनेट नेचर होने का मतलब किसी भी चीज को करने में एक अलग तरह का जज्बा है, एक पैशन है। ऐसे कंफर्ट है, लविंग है, बट जहाँ पैशन है वहाँ पैशन है। और ट्रेडिशनल वे को फॉलो करते हैं, क्योंकि बुल है तो बुल ट्रेडिशनल फार्मिंग का भी एक तरीका है, ट्रेडिशनल चीजें भी है, पुराना तरीका है। अभी ट्रैक्टर से फार्मिंग होती है, बट जहाँ बुल है वहाँ ट्रेडिशनल वैल्यूज भी है। तो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल वे है, ट्रेडिशनल वैल्यूज को भी टोरस कंटिन्यूटी करता है, फॉलो करता है या उसको कैरी फॉरवर्ड करता है, ये है। और ऑब्वियसली एक प्रजाति है जो कि एनवायरनमेंट में रहती है, तो दे लव एनवायरनमेंट एज वेल, दे लव वेल्थ एज वेल। और अगर हम इसको प्लेसेस से कंपेयर करें कि कौन कौन से प्लेस इसको कनेक्ट कर सकते हैं, सेकेंड हाउस की राशि है, एक्यूमुलेशन इसका की ऑब्जेक्टिव है, की आप बोल सकते हैं की वर्ड है। तो ये राशि जो है एज ए कीपर, कंजर्वेशन, स्टोरेज, ये इसके कीवर्ड्स हैं। जहां पर भी राशि आएगी वहां पर स्टोरेज, कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, कीपर, ये सारी जो साइज चीजें आएंगी ये पर्टिकुलर इस राशि के हिसाब से आएंगी। और अगर हम जनरल एक बुल को देखते हैं तो बुल देखने में कैसा देखने को मिलता है हमको? एक तो अच्छी खासी इंप्रेसिव साइज होती है, अच्छी खासी फिजिकल स्ट्रेंथ होती है, एक रोबस्ट बॉडी होती है, मस्कुलर बिल्ट होता है, डिटरमाइंड दिखता है एकदम से, और फ्लेक्सिबल बॉडी भी होती है एकदम। तो ये एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं टोरस की। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो मैंने सेम बात एरिस में भी बोली थी, रेम में भी बोली थी, कि जितनी भी ये राशियां हैं इनके सेंसेस काफी अच्छे हैं। जो भी जानवर, जिस भी राशि के सिंबल जानवर हैं, उनके सेंसेस काफी अच्छे हैं। दे हैव गुड टेस्ट, खाना कैसा है, पहनना कैसा है, स्मेल, इनके सेंसेस काफी स्ट्रॉन्ग है। दूसरे को सेंस करना, आने वाली चीजों को समझना, दे कैन इजीली अंडरस्टैंड द इंटेंशंस ऑफ अदर्स, तो वो सेंस कर सकते हैं ये। तो ये एक अच्छी खास बात है। इसके अलावा टोरस और एरिस में कंपैरिजन की अगर मैं बात करूं तो टोरस में अग्रेशन था, ठीक है, टक्कर मारने का उसका स्वभाव था, वो भी हेड ऑन टक्कर। बट टोरस जो है, एरिस जो है वो हेड ऑन टक्कर मारता था, अग्रेशन था। बट टोरस जो है वो कहीं ना कहीं डिफेंसिव का रोल प्ले करता है। मतलब वो डिफेंसिव होगा, वो बचेगा, वो सब चीजों में घुसेगा नहीं अपने आप से। एरिस घुसता है, ये नहीं घुसता है। बाकी जो भी जानवर वाली राशि होती हैं एडेप्टेबल भी होती है कंपेरेटिवली, मतलब जिस जगह पे भी जाएंगे उसके साथ उसके हिसाब से अपना काम करना शुरू कर देते हैं, रादर देन इनकी अपोज करते हैं। क्योंकि पालतू जानवर है, पालतू जानवर का क्वालिटी यही होती है कि अल्टीमेटली वो एडेप्टेबल होता है। तो जैसा मालिक होगा वैसा हो जाएगा, जैसा एनवायरनमेंट होगा वैसा हो जाएगा, अल्टीमेटली एडेप्टेबल हो जाएगा। और देखा जाए ना तो ये जो राशि है पर्टिकुलरली, ये अपने बॉडी लैंग्वेज से बहुत सारे गेस्चर अपने शो कर जाती है। कि अगर टोरस को अगर हम यानी बुल को अगर हम देखेंगे तो बुल को देखेंगे तो समझ में आएगा कि उसकी शक्ल देखकर या उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर समझ में आता है कि यहाँ कहीं अग्रेशन आ रहा है, या सॉफ्ट नेचर में, या अभी कूल है, या काम है। काफी कुछ हद तक हमको बॉडी लैंग्वेज से इनका आइडिया आ जाता है। तो बॉडी लैंग्वेज से भी अपने आप को बहुत हद तक एक्सप्रेस करती हैं। तो ये एक जनरल एक आइडिया है टोरस के बारे में। और अगर कीवर्ड जैसा मैंने कहा था, तो कीवर्ड सबसे अच्छा कीवर्ड है काल पुरुष के हिसाब से सेकंड हाउस की राशि है। तो होल्ड करना, स्टेक करना, मेंटेन करना, रिटेन करना, स्टोर करना,
कंजर्व, रिजर्व, प्रिजर्व, एक्यूमुलेशन, ये सब इसके कीवर्ड है। अब एक्यूमुलेशन किस किस चीज का हो सकता है? मनी का भी हो सकता है, पावर का भी हो सकता है, रिसोर्सेज का भी हो सकता है, किसी भी चीज का एक्यूमुलेशन यहाँ पर होगा। बट एक्यूमुलेशन कहीं ना कहीं इसका कीवर्ड आ रहा है। बैंकिंग इसका कीवर्ड है, सेविंग इसका कीवर्ड है, क्योंकि एक्यूमुलेशन क्या है? सेविंग है, सेविंग भी इसका कीवर्ड है। तो ये जो है अल्टीमेटली सेविंग को दिखाती है राशि, एक्यूमुलेशन को दिखाती है, स्टोर को दिखाती है। इस तरीके से हम लोग इसके बारे में समझ सकते हैं। बाकी बुल जो है वो धीरे धीरे आराम से काम करता है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वो वाला कहीं ना कहीं बुल के केस में है। आराम से काम करता है, अग्रेशन नहीं है, तो धीरे 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 काम करके भी एंड्योरेंस, पेशेंस और पेशन के साथ में काम करते हुए भी ये लोग अपना जो एम है उसको हासिल कर लेते हैं। भले वो फार्मिंग का हो, भले वो ऑयल क्रिएशन का, जनरेशन का हो, वो सारा काम ये लोग कर लेते हैं। तो ये जो राशि है ना कहीं ये राशियां जो हैं पर्टिकुलरली ये दिखाती हैं, गांवों को भी दिखाती हैं। अगर लोकेशन के बारे में बात करी जाए, कहीं ना कहीं विलेजेस को, रूट्स को भी दिखाती हैं। और बिजनेसमैन की भी राशियां हैं। बुल्स जो हैं कहीं ना कहीं पुराने जमाने में बुल्स या काउ एज ए रिसोर्सेज जो है ओनली बिजनेसमैन कैटेगरी के लोग या रिच लोग रख पाते थे, जो ट्रेडिंग भी कर पाते थे इनकी। तो ये राशियां भी उस तरीके से हैं। तो देखा जाए तो ओवरऑल जो है बहुत अलग है एरिस से, काफी कुछ एरिस से अलग है, क्योंकि एरिस जो है वो एक फायरी साइन था, और और टोरस जो है वो एक अर्दी साइन है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही हो गया। वहां पे बहुत ज्यादा अग्रेशन था, यहाँ पर प्रैक्टिकलनेस है। और कंपेरेटिवली बहुत ताकतवर है क्योंकि बुल है। और इसके अलावा जब तक कोई इनको प्रोवोक नहीं करेगा, एक्सटर्नल प्रोवोक नहीं होगा, तब तक ये प्रोवोक नहीं होते। बट अगर एक्सटर्नल किसी ने प्रोवोक कर दिया तो फिर इसको छोड़ते भी नहीं है। जैसे सांड होता है या बुल होता है, देखने को मिलता है, अगर किसी ने प्रोवोक किया तो उठा उठा के पटकता है। बट अगर प्रोवोक नहीं किया तो शांत है, अपने रास्ते वो है, आप अपने रास्ते हैं। तो एक्सटर्नल प्रोवोकेशन पे ये राशियां जो है डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो ये पर्टिकुलर जिस हाउस में आ रहा है उससे भी हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग चीज़ों को इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कहाँ पर टोरस होगा और कहाँ पर किस चीज़ को करने से वो राशि जो है काम करेगी। फॉर एग्जांपल अगर टोरस असेंडेंट में आता है और मैंने कहा है कि ये जो राशि है ये कमिटेड है अपने काम को लेके, ये राशि कंफर्ट वाली राशि है, और ये राशि जो है एडेप्टेबल भी है, और प्लस ये राशि जो है प्रोवोक भी नहीं होती है। तो अगर टोरस असेंडेंट में आता है तो ये लोग अपने काम के लिए भी कमिटेड होंगे। ठीक है, अपने ऊपर बाहर के एनवायरनमेंट का फर्क नहीं पड़ने देंगे एक हद तक, मतलब प्रोवोक नहीं होंगे। ठीक है, और कोई भी काम अगर ये कर रहे हैं तो ये उसके लिए कमिटेड होंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये लड़ाई झगड़े में आसानी से नहीं पड़ते। जैसे एरिस वाले पढ़ते थे, ये लोग नहीं पढ़ते। ये जनरली अपने आप को सेफर साइड रखते हैं, थोड़े से डिफेंसिव मोड में रहते हैं। तो जो है ये अपने उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि डोमिनेटिंग, मतलब ये पालतू राशि है, पालतू जानवर है, तो ये लोग लॉयल भी होते हैं। तो अगर मौका मिलता है कि अपने नीचे एम्प्लॉय रखना है और अगर हमको चार्ट देखने को मिलता है और अगर वो टोरस असेंडेंट हैं, तो टोरस असेंडेंट के केस में हम लोग उनको रख सकते हैं, क्योंकि वो जनरली लॉयल होते हैं अपने मालिक के लिए, अपने एम्प्लॉयर के लिए। तो टोरस असेंडेंट अगर ऑफिस में है तो बेस्ट है एज ए एम्प्लॉय उनको रखना, बेस्ट। उनके हिसाब से हम लोग काम कर सकते हैं। वो काम में भी लॉयल होंगे, टाइम पे काम करेंगे, टीम वर्क भी होगा इनके साथ में, और अपना दिमाग भी नहीं चलाएंगे। जो ऑर्डर बॉस ने करा है, सीनियर ने करा, उसको फॉलो करेंगे। अपना दिमाग इलॉजिकल तो बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे। तो ये है, मतलब अग्रेशन नहीं है एरिस की तरह कि अपना दिमाग लगा के कहीं पे जाके बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। जो काम मिला वो काम कर लिया और फॉलो करा उसको और लॉयल हुए, तो ये भी एक अच्छी खास बात है। और जैसा मैंने कहा कि वीनस का साइन है, और वीनस जो है अल्टीमेटली दैत्यों के गुरु हैं, दैत्यों के सलाहकार हैं, दैत्यों के शुभचिंतक हैं। तो और इनका काम जो है हर चीज़ को बारीकी से समझना, बारीकी से पकड़ना। देख, अगर हम जब वीनस की स्टोरी भी पढ़ेंगे, वीनस तो भी समझ में आएगा, तो हर चीज़ में बारीकी में घुसना इनका एक प्रॉपर्टी है। तो ये भी टोरस के अंदर एक एबिलिटी आ जाती है कहीं ना कहीं। तो अगर वीनस जो है टोरस के लॉर्ड हैं, तो अगर टोरस राशि कहीं पर है तो वहां पर ये लोग बारीकी को पकड़ लेते हैं, कहीं ना कहीं पर हर चीज की परख कर पाते हैं, सही क्या है गलत क्या है, इस चीज की परख वीनस कर पाता है। साउथ ईस्ट में हम लोग बोलते हैं ना, वास्तु में हम लोगों ने बात करी थी कि वीनस जो है परख है। गुरु विजडम है, बट वीनस परख है। सही और गलत के बीच में परख क्या है, बारीक सी
लकीर है, बट वो जो परख करने का काम करता है वो वीनस करता है। तो परख करने की वजह से ये जो टॉरस वाले लोग हैं, ये टॉरस जहाँ पर भी आ रहा है, उस जगह पर हम लोग चीज़ों को बेटर से बेटर करने में लग जाते हैं, मतलब उन चीज़ों को इवोल्यूट करते हैं, और बेटर और बेटर और बेटर। जैसा मैंने आपको सीमन के एग्जांपल दिया, तो हमेशा रिफाइन करने का काम, बेटर करने का काम टॉरस के केस में होता है। दूसरा, वीनस से अगर कनेक्ट करते हैं तो टॉरस जो है वो अल्टीमेटली वीनस रूल कर रहा है, और वीनस को क्लीनलीनेस पसंद है। नीट, टाइडी, क्लीनलीनेस, ब्यूटीफुल, साफ सफाई, ये वीनस के एट्रीब्यूट हैं। जहाँ साफ सफाई होगा वहाँ वीनस अच्छा होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोलते हैं कि वीनस बेडरूम है। अगर अगर घर के अगर अलग हिस्सों की बात करते हैं तो वीनस बेडरूम भी है। बट अगर बेडरूम गंदा है, नीट और क्लीन नहीं है, बेडशीट टाइम पर चेंज नहीं हो रही है, तो इसका मतलब वीनस जो है, शुक्र जो है, वो सही नहीं है। तो क्लीनलीनेस बहुत बड़ा एट्रीब्यूट है। हॉरोस्कोप में वीनस बहुत अच्छा बैठा हुआ है हमारे केस में, जैसे मैंने थोड़ी पहले एग्जाम्पल की बात करी थी, अच्छी जगह पे, अच्छी पोजीशन पे बैठा हुआ है। ठीक है, बट बेडरूम गंदा है, या हम बेडरूम की बेडशीट चेंज नहीं कर रहे हैं, टाइमली चेंज नहीं कर रहे हैं, बेडरूम पूरा अव्यवस्थित है, फैला हुआ है, स्केटर्ड है, क्लटर्ड है, तो वीनस सही होने के बावजूद भी हॉरोस्कोप में अल्टीमेटली हमारा वीनस खराब हो रहा है। तो एक तो बात ये, और दूसरा, अगर वीनस खराब भी है और हम लोग चीज़ों को नीट एंड क्लीन रख रहे हैं, और क्लटर्ड नहीं रख रहे हैं, अरेंज्ड रख रहे हैं, बेडशीट टाइम पे चेंज हो रही है, बेडरूम अरेंज्ड है, प्रॉपर है, तो हमारा वीनस अगर हॉरोस्कोप में खराब भी है तो भी हम उसको अलग वे में अच्छा कर रहे हैं एज अ रेमेडी। तो वीनस के केस में सफाई बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और अगर वीनस को किसी को अच्छा करना है तो भले ही वो बॉडी, हमारी पर्सनल हाइजीन हो, ग्रूमिंग हो, हमारा बेडरूम हो, ड्राइंग रूम हो, क्लीननेस में बहुत बड़ा रोल प्ले वीनस का हो जाता है। तो अल्टीमेटली जो राशियां है ना, ये राशियां भी वो माहौल देती हैं, तो टॉरस की राशि भी वैसा ही कुछ माहौल दे रही है। तो अगर हम ये लोग माहौल नहीं देंगे तो हमारा वीनस हॉरोस्कोप में अच्छा होने के बावजूद भी खराब हो सकता है, अगर हम उसको प्रॉपर माहौल नहीं देंगे। और अगर खराब भी है और अगर उसको अच्छा माहौल दिया, अच्छी चीजें दी, तो अल्टीमेटली माहौल अच्छा हो जाएगा और वीनस भी अच्छा हो जाएगा। कई लोग जो है वो 10-10 दिन के बाद में बेडशीट बदलते हैं। ठीक है, बिस्तर पे बैठ के खाना खाना, बेड पर खाना खाना, उस पर फूड के स्टेन्स, खाना वहाँ पे क्लीन करा, फूड स्टेन्स है, हल्दी का, खाने का, ये सब स्टेन्स पड़ा हुआ है, तकिया कहाँ पर पड़ा हुआ है, पिलो कहाँ पर है, और ब्लैंकेट कहाँ पर है। अल्टीमेटली सब डिस्टर्ब है ना, तो अल्टीमेटली वीनस जो है वो अल्टीमेटली डिस्टर्ब ही हो गया और खराब ही हो गया, ये है। तो जैसा मैंने कहा कि अगर वीनस को सही करना है तो घर को नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा रखना चाहिए, बेडरूम को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, और स्पेशली बेडशीट एंड बेडरूम, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उससे भी अच्छी बात अगर कर सकते हैं तो फ्रेग्रेंस लगाएं, अच्छी खुशबू वाली कोई चीज़, तो भी ऑटोमेटिक अच्छा होता है। कई बार बोलते ही है, वैसे तो खैर टॉरस का जो है स्मेल बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब स्मेल इन द सेंस की सेंसिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। और वीनस को स्ट्रॉन्ग करना है तो अगर हम अच्छी खुशबू भी लगाते हैं तो भी हमारा वीनस स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि वो खुशबू भी एक कहीं ना कहीं वीनस को, लग्जरी को बताती है। अगर किसी के घर में घुसते हैं और घर में घुसने के बाद तो अजीब सी स्मेल अगर आती है, तो समझ जाना कि उसके घर के रेजिडेंट्स में वीनस सही नहीं है। और अगर घर में घुसने के बाद अच्छा फील आए, साफ सुथरा हो, सुगंधित हो, महकता हुआ घर हो, तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं वीनस जो है अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। और नहीं भी तो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और वीनस जो है वो साउथ ईस्ट का कारक है, वास्तव में हम लोगों ने बात करी थी। साउथ ईस्ट मतलब लक्ष्मी का कारक है, वीनस को लक्ष्मी भी कहा गया है। तो अगर वीनस वीनस यानी लक्ष्मी चाहिए तो हमको साफ सफाई घर में बहुत इंपॉर्टेंट है, रखनी चाहिए, क्लीनिस रखनी चाहिए, तो ऑटोमेटिक घर में लक्ष्मी भी आती है फिर। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द हाउस, मतलब घर छोटा है या बड़ा, इस चीज़ में नहीं पड़ना चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं कि घर सा छोटा सा है, इतना सारा सामान में कैसे रखूँ। साइज घर की छोटी है या बड़ी है, फैमिली मेम्बर 3 है या 12 हैं, तो इरिस्पेक्टिव साइज, इरिस्पेक्टिव नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स, उन सब के बावजूद भी घर को प्रॉपरली अरेंज रखना, क्लीन रखना, ये भी वीनस का ही कैटेगराइजेशन है, वीनस को अच्छा करने के हिसाब से। घर में मेड नहीं है, कई लोग बोलते हैं कि सर मेड काम पर छुट्टी पे गई हुई है, मेड नहीं है, साफ सफाई नहीं हो पा रही है, तो वो भी एक रीज़न नहीं हो सकता है। अल्टीमेटली घर हमारा है, जिम्मेदारी हमारी है। तो ये सब चीज़ें जो है बैलेंस करने के लिए या वीनस को अच्छे करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं।
घर में सामान कितना है, ये सब बातें जो हैं, मतलब कितना भी हो कुछ भी हो बट अरेंज होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे काफ़ी सारे घर देखे हैं जो घर बहुत बड़े हैं, बहुत स्पेशियस हैं, बड़े बड़े रूम्स हैं, और जब वास्तु के लिए जाते हैं और वहाँ आके देखते हैं तो घर पूरे डिक्लेयर देखने को मिलते हैं। जगह है, स्पेस है, उसके बावजूद भी घर में कोई चीज़ कहाँ पे रखी है, कोई चीज़ कहाँ पर रखी है, और डिक्लटर्ड है। अच्छे खासे रूम्स को स्टोर रूम बनाया हुआ है, स्टोर रूम पूरा सा कबाड़ खाना बना हुआ है, तो कहाँ से बिजनेस आएगा। हम बोलते हैं स्पेशियस है, सब कुछ बढ़िया है, बट वास्तु में एकदम डिस्टर्बेंस देखने को मिल जाता है। एकदम से मनी फ्लो कहीं ना कहीं रुक गया, पैसा आना रुक गया, चीज़ों का इनकमिंग मनी का इनफ्लो रुक गया। मनी का इनफ्लो रुक गया, इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं वीनस डिस्टर्ब हुआ है, वीनस डिस्टर्ब हुआ है, साउथ ईस्ट डिस्टर्ब हुई है, ये तो हमने वास्तु ही समझ लिया। बट अल्टीमेटली जो रीज़न है वो देखा जाएगा वीनस डिस्टर्ब होने का, वो ये है कि नीट एंड क्लीन नहीं रखा गया, जबकि घर अच्छा खासा बड़ा था। जब तक घर अच्छा था, साफ सुथरा था, स्पेशियस था, प्रॉपर था, तब तक वीनस अच्छा था, लक्ष्मी अच्छी थी, इनकमिंग थी। जैसे ही घर क्लटेड होना शुरू हुआ, वीनस डिस्टर्ब हुआ, साउथ ईस्ट भी खराब हो गया, और अल्टीमेटली मनी का ब्लॉकेज भी शुरू हो गया। घर बड़ा होने के बावजूद भी, रिच होने के बावजूद भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, फाइनेंशियल प्रॉब्लम देखने को मिल जाती हैं, जस्ट बिकॉज कि घर डिक्लटर्ड हो रहा है पूरा। इतना बड़ा रोल वीनस का है। तो सालों साल जब चीज़ें वैसे होने जाती हैं तो सालों साल फिर ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने लग जाती हैं, जबकि उस घर में कब से रह रहे होते हैं लोग बाग। बट डिक्लटर्ड होना और अल्टीमेटली मनी प्रॉब्लम को इन्वाइट करना, तो फाइनेंशियल इशू जो है ओवर द टाइम अल्टीमेटली आने लग जाते हैं इन सब चीज़ों की वजह से। तो ये सब जो बातें हैं हम लोगों ने वीनस के बारे में करी, तो आई थिंक आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। और आज अभी टाइम क्या हो रहा है, 9:07। फिर थोड़ी सी एक बात हम लोग और करना चाहेंगे, वो है वीनस की स्टोरी के बारे में, जो कि परशुराम की स्टोरी है। परशुराम स्टोरी इन कि परशुराम अवतार माना गया, भगवान विष्णु का जो परशुराम अवतार है वो वीनस है। तो वीनस और क्या क्या चीजें हैं, फिर वीनस का वर्ण क्या है, ये सब बातें हैं, हम लोग बातें करेंगे। और इसके अलावा हम लोगों को जो बात करनी थी कि वीनस अलग, सॉरी टोरस अलग अलग हाउसेस में क्या क्या रोल प्ले करता है, ये भी हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जितना भी समझा उसके ऊपर अगर किसी कोई क्वेरी है तो प्लीज बताइए। एम आई ऑडिबल? रमेश जी, यस। विक्रांत जी? हाँ ठीक है सर। ठीक है। तो अब हम लोग जब नेक्स्ट सेशन करेंगे तो हम लोग टोरस जो है वो अलग अलग हाउसेस में कैसे क्या क्या इफेक्ट दे सकता है, क्या क्या उसके एट्रीब्यूट्स काम करेंगे, ये सब जो हम लोगों ने समझा है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, और साथ में उसको वीनस से भी कनेक्ट करके देखेंगे। ठीक है। तो ये तारस का बहुत अच्छा लगा सर, आपका जो डिस्क्रिप्शन नरेशन थैंक यू नैरेटिव, सर। हमारा बच्चे का भी वही है, और 90% मैच कर रहा है। 90। ओके सर। और अभी हम इसको फिर 12 हाउसेस पे भी अलग अलग अप्लाई करके देखेंगे कि कहाँ पे कैसे कैसे काम करेगा ये। जी, थैंक ठीक है। तो चलिए फिर आज हम यहीं पे विराम देते हैं, और होपफुली नेक्स्ट सेशन ट्यूसडे में हम लोग टोरस के अलग अलग हाउसेस और थोड़ा सा वीनस के बारे में भी समझेंगे, और फिर उसके हिसाब से अलग अलग प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो तब तक के लिए यू। धन्यवाद, मिलते हैं फिर ट्यूसडे को। गुड नाइट।